हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मनीष और इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी 2017 जो यूटेट में ईवीएस के प्रश्न आए हुए हैं पर्यावरण अध्ययन के, उनका सॉल्यूशन देखेंगे आज हम अपनी इस वाली वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमसे, रबी की फसलें हैं। जो रबी की फसलें हैं वो कौन सी हैं? धान, चना, गेहूँ, मक्का, मक्का धान या चना गेहूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं रबी की फसल में आती हैं हमारी गेहूँ, चना, आलू, मटर, सरसों और मसूर। ये जो हमारी फसलें होती हैं ये हमारी इनकी बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर मतलब सर्दी में इनकी बुआई होती है और गर्मी मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो रबी की फसल है वो कौन सी होती हैं? चना और गेहूँ, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। और दूसरी टाइप की फसल होती है हमारी खरीफ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इससे होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर ये सभी। तो यार देखो, वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं? CO2 का फिक्सेशन करते हैं जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसका। अब कैसे करते हैं? प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसके कारण वो अपना भोजन बनाते हैं और उसके लिए उनको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से CO2 का हटाना ये शुद्धिकारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्नस पुरस्कार दिया गया? तो एक बात सुनो, जो ये तरुण भारत संघ है इसके जो राजेंद्र सिंह है इनको भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जल रक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इसी के कारण इनको मैग्नस पुरस्कार मिला है। और एक दूसरा पुरस्कार जिसे हम स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार कहते हैं ये भी इन्हीं को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट, जिसमें है जल संरक्षण। अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? तो जैसा कि हमको पता है कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, ये जो होती हैं हमारी कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। और यही जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल गैसेज होती हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है घरेलू मवेशी भेड़ तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायित्व है? तो हमें सिंपल सा पता है जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं या हमारे जो हर्बीवोर्स होते हैं या फिर मैं ये कहूँ जो भी हमारे मिथेनोजेंस होते हैं ये हमें देते हैं मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? मीथेन, जो कि है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इनके गट होती है मतलब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, बेसिकली इसको गट भी बोला जाता है और इस गट में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव या मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 1, 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। तो जैसा कि हम जानते हैं वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, ये भी सही है। जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, मृदा अपवर्तन मतलब सॉइल इरोजन भी होता है वनों के काटने से या फिर पेड़ों के काटने से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नदी मुहानों का लक्षण है। नदी मुहानों के क्या लक्षण है? ताज़ा जल एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता या फिर अधिक उत्पादकता। तो ये तीनों क्या है इसके प्रमुख लक्षण होते हैं हमारे नदी मुहावनों के, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों का निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। मतलब घातक रसायन जब भी निरंतर बढ़ते रहेंगे खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाने पर जो हमारे घातक रसायन हैं उनकी निरंतरता बढ़ती मात्रा को हम कहते हैं जैव सांद्रण, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए
जाना जाता है, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या कस्तूरी मृग के लिए? तो जैसा कि हमको जानते हैं, जैसे अब केदारनाथ जो अभयारण्य है ये हमारे कस्तूरी मृग के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है हमारी चिकनी मिट्टी। जब चिकनी मिट्टी ही क्यों? क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर मैं ये बोलूँ उनके सॉइल पार्टिकल जो होते हैं बहुत कम होने की वजह से उनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अधिक होती है। ठीक है, और इनके कणों का आकार होता है 0.002 माइक्रोन से कम होती है। ठीक है, ये भूरे रंग की होती है जो प्रायः नदियों के किनारे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बड़ा फेमस ही क्वेश्चन है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी इनको मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये है हमारे MS स्वामीनाथन। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बर्फ़ पर अंडे देने वाले पक्षी कौन है? तो जैसा कि आपको पता है बर्फ़ पर अंडे देने वाला होता है हमारा पेंगुइन। ठीक है, यही एंटार्क्टिका के रीजन में हमको देखने को मिलता है। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो जैसा कि हमको पता है आर्कटिक मरुस्थल जो है ये किसका नाम है? टुंड्रा का, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। तो जब भी हम मीजोजोइक युग की बात करेंगे तो हमारे सरीसृप जो भी हमारे रेप्टाइल्स होते हैं ये इनका एज माना जाता है। सरीसृप वो जीव होते हैं जो पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं, मतलब रेप्टाइल्स की बात हो रही है जिसमें हमारे सांप आता है। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है जिसमें सांप, कछुआ और छिपकली बोलो, घड़ियाल बोलो। ठीक है, इनके क्या है एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो जो चेरनोबिल घटना होती है ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, और ये कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इस परमाणु दुर्घटना का दुनिया पर सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। इस परमाणु दुर्घटना को, ठीक है, दुनिया का मतलब सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। इसमें जो होता है नाभिकीय दुर्घटना होती है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई थी इसमें। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है नाभिकीय दुर्घटना या फिर चेरनोबिल दुर्घटना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचानता है? तो जब भी हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद पूछा जाएगा जो हमारे मौलिक कर्तव्य होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा तो वो होता है हमारा अनुच्छेद 51A, मतलब आर्टिकल 51A। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किस खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय की, रबड़ की, शहतूत की या ये सभी? तो जो हमारी रबड़ की खेती होती है या फिर रबड़, चाय और शहतूत, ये जो खेती होती है इसको हम क्या मानते हैं? गैर वन्य गतिविधि मानते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो वो कौन सा अधिनियम है हमारा? 1986 वाला अधिनियम है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो वो कौन सा होता है हमारा? समताप मंडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत या पारंपरिक, अनवीनीकृत? तो ये जो आता है ये हमारा आता है अपारंपरिक है और नवीनीकृत है। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये याद रख लेना, हो सकता है इस साल आ जाए। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? जो हमारे वन होते हैं ये हमारे जल चक्र मतलब वाटर साइकिल को नियंत्रित करते हैं। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है खाद्य प्रकाशता स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है नज़दीकी संबंधी जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो या फिर नज़दीकी संबंधी जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हो, या फिर हमारा अगला ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर सी, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो या फिर दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हो। तो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा? जो
स्थान के लिए अधिक संघर्ष उन नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य होता है जो एक ही स्थान पर उग रही हैं। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार अपना ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमसे दिया गया था जो हमारे नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर उग रही होती हैं उनके लिए खाद्य, प्रकाश और स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। मतलब कंपटीशन होता है खाद्य फूड के लिए, प्रकाश सनलाइट के लिए, स्थान या मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उनके प्लेस के लिए। ठीक है, नज़दीकी संबंधित जाति मतलब आप स्पीसीज़ के लिए बोल सकते हैं, एक ही टाइप की स्पीसीज़। ठीक है, जो एक ही स्थान में उग रही हैं उनके लिए आप ये कह सकते हैं। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकता है। मतलब बच्चों को आपने सिखाना है पर्यावरण अध्ययन, संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम या फिर अनुकूलन तथा धमकी रहित परिवेश या फिर स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। तो ये क्या हो गया हमारा, हमें आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम भी देना पड़ेगा बच्चों को और अनुकूलन तथा धमकी रहित परिवेश भी उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और स्कूल आधारित आकलन मतलब स्कूल आधारित आकलन में हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो सकता है और सम्मेटिव असेसमेंट भी हो सकता है तथा आख्या प्रस्तुत करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे करेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी हमारे क्या हैं, तीनों सही है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो जब भी हम पर्यावरण सीखने के लिए मुख्य प्रशिक्षण की बात करते हैं तो उसमें हमारे ये चारों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, कौन कौन से, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत कर तरीके से प्रस्तुत करती है, सही है। अगला है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, या फिर यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो फिर देखो इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसमें हमसे पूछा गया है विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो नहीं में आएगा हमारा जो अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन के आपसे नहीं पूछा है तो नहीं में हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करना। तो ठीक है, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित होनी चाहिए। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में रटकर आएगा किसी भी ऑप्शन में तो वो हमारा ऑप्शन उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो फिर आंख बंद करके हमारा आंसर वही लगा देना। ठीक है, तो वही हमारा सही होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन सी देख लेते हैं, पर्यावरण को खोजने जानने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकसित करना, बिल्कुल ये भी सही है। ये भी हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु ये भी उद्देश्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पेड़ों की कटाई घटाती है। जब भी हम पेड़ों की कटाई, इसमें पूछा है अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या चीज़ घटेगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं पूछा है। अगर पेड़ काटने पे अगर बढ़ती पूछा होता तो हमारा आंसर आता ऑप्शन नंबर बी मृदा अपवर्तन, कि जैसे जैसे पेड़ों की कटाई बढ़ेगी तो सॉयल इरोजन भी बढ़ेगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या चीज़ घटेगी, वर्षा, मृदा अपवर्तन, भूस्खलन या ये सभी। तो जब भी हमसे पूछेगा पेड़ काटने से क्या चीज़ घटेगी तो वर्षा जो है मतलब रेन, बारिश जो है कम होनी चालू हो जाएगी अगर हम पेड़ ज़्यादा काटेंगे तो। ठीक है, वर्षा कम होगी, पेड़ ज़्यादा काटेंगे वर्षा कम होगी, पेड़ ज़्यादा काटेंगे सॉइल इरोजन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। हम ये कह सकते हैं पेड़ों की कटाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉइल इरोजन से और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे वर्षा से, वाटर से। ठीक है, मतलब रेन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये हमारा संसाधन होगा, यह वास्तविक स्थितियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगले में है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ठीक है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। इसमें पूछा है भागीरथी नदी कहाँ से, मतलब कहाँ से प्रकट होती है या फिर कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है हमारा पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंद ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। तो जैसा कि हमें बताया भागीरथी नदी का उद्गम जो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि कहाँ पे नदी मिलती है, प्रयागराज में, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में है मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा जब भी नाम आएगा तो आपको सीधा सीधा याद रखना है पारा, ठीक है। मिनीमाटा रोग किससे होता है, पारा से। जिस ऑप्शन में पारा होगा वही हमारा इसका आंसर होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अब अपने इस वीडियो के आज के आखिरी प्रश्न की, और इसमें हमसे पूछा है, इसमें हमें क्या करनी है, सीधा सीधा मैचिंग करनी है। इसमें हमें दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं अधिनियम और अगली तरफ दे रखे हैं उनके वन। तो मैं आपको थोड़ा इसको नए तरीके से समझाता हूँ। तो देखो, हमें 1972 में सबसे पहले हमें याद आई किसको बचाने की, जो भी हमारे वन्य जीव हैं इनको बचाने की याद आई 1972 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1974 की। तो 1974 में जो हमको याद आया, वो हमें याद आया हमारे जल बचाने का। हमने सोचा हमें जो पानी है, हमारा जो जल है, उसको प्रदूषण होने से रोकना है उसमें, ठीक है। तो 1974 में उसकी याद आई। बचा 1986। 1986 तो आपको बड़ा फेमस है, पता ही होगा। इसमें हमने अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिनियम या कानून बनाया, ठीक है। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या है हमारा 1980। तो 1980 में हमने जो हमारा वन था, हमने अपने वन को बचाने के लिए अधिनियम बनाया, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 1980 वन से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी। ए का 2 ठीक है, बी का 3 ठीक है, सी का 4 ये भी सही है, और डी का 1 ये भी सही है, ठीक है। सी का 4 डी का 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले